नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस में। दुआ है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार खड़ी। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं यौगिक कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। यौगिक को समझने से पहले आपको 1 से 20 तक परमाणुओं की संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम संयोजकता के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम यौगिक की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यौगिक कैसे बनते हैं। यौगिक कैसे बनते हैं, उसमें सबसे पहले संयोजकता क्या होती है परमाणु की वो समझते हैं। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आप कोई सा भी यौगिक बना सकते हो। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? जैसे हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक, और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली जो कक्षा होती है उसका नाम है के, दूसरी का एल, तीसरी का एम, चौथी का एन। ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। हर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नाभिक है और ये कक्षा है। तो के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एम में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन। एन के अंदर अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे आई? इसको हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? 2 इंटू एन की पावर 2। ये एन क्या है? ये एन कोषों की संख्या। एन क्या है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? कक्षा या कोष। कक्षा या कोष। कोष की वैल्यू 1 रखोगे तो के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम मान आ जाएगा। यदि कोष की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पर एन की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 4, 4 इंटू 2 यानी कि 8। इस तरीके से एन का मान रखते जाओगे, आपको हर कोष में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने भरे जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। ये नंबर आप याद रखोगे। उसके बाद अगला अगला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि किसी परमाणु की संयोजकता 4 से ज्यादा हो तो उसे 8 से घटा देते हैं। किसी भी परमाणु की अगर बात करें तो अधिकतम जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। अगर 4 से अधिक आ रही है तो उसको हम किससे घटाएंगे? 8 से घटा देंगे। और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसी को हम क्या बोलेंगे? संयोजकता बोलेंगे। जैसे अभी सबसे बाहर कौन है? एन है। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो इस परमाणु की संयोजकता कहलाएगी। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, जैसे सोडियम। सोडियम जो परमाणु है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 11। परमाणु क्रमांक 11, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। तो अगर यदि मैं इसके के कक्षक की बात करूं तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो, अगर मैं सोडियम परमाणु की बात करता हूं तो के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एल में अधिकतम 8। हमें बढ़ने कितने? 11। 2 के में आ गए, अधिकतम 8, अधिकतम 2 इसमें आ गए, अधिकतम 8 इसमें आ गए। अब जो एक बचा है वो किसमें जाएगा? एम में। तो अगर सोडियम परमाणु की बात करते हैं तो 2 इसमें, 8 इसमें
और एक इसमें, इस कक्षक की बात नहीं होगी। तो सोडियम परमाणु में केवल 3 ही कक्षाएं होंगी, के, एल, एम। सबसे बाहर कौन सी होगी? एम वाली। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। यही उसकी क्या है? संयोजकता है। यानी कि इसकी संयोजकता क्या होगी? एक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, और क्लोरीन। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17। के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में अभी हमें 17 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, कितने हो गए? 10। एम में कितने आ जाएंगे? बचे 7। 7 जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो किस में आ जाएंगे? एम में। यानी कि 17 टोटल हो गए हैं। अब सबसे बाहर कौन सी कक्षक दिखेगी हमें? एम दिखेगी। उसमें कितने हैं? 7। तो किसी भी परमाणु की संयोजकता 4 से ज्यादा हो तो उसे 8 से घटा देते हैं। तो यहां पर 8 - 7 करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक 6। अतः इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। के में कितने? 2, एल में 2 इसमें आ गए, 6 बढ़ने, 4 इसमें आ गए। अधिकतम 8 बढ़ सकते हैं, तो 4 कम बढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ सकते। 4 इसमें आ गए। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 4 तक होगी संयोजकता तो ठीक है, लेकिन 4 से ज्यादा होगी तो हम 8 से घटा देंगे। तो यहाँ पर संयोजकता कितनी होगी? कार्बन की 4 हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे नियोन। नियोन आता है 10 नंबर पे। इसके अंदर के में कितने आ जाएंगे? 2, एल में आ जाएंगे 8। अब बाह्यतम कोश में देखो 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 10 हो गए। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता कितनी होगी? 4 से ज्यादा हो गई ना, तो हम किससे घटाएंगे? 8 से घटा देंगे। तो 8 - 8 कितना हो गया? 0। यानी कि नियोन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है? 0। तो अब हम इस तरीके से हर परमाणु की संयोजकता निकाल सकते हैं। अब हर एक परमाणु के लिए ऐसे करना संभव नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उसकी सहायता से आप पूरे परमाणु को याद कर सकते हो किसकी क्या संयोजकता है। तो स्टार्ट करते हैं। उस ट्रिक का नाम क्या है? आवर्त सारणी ट्रिक। आवर्त सारणी ट्रिक। इसमें जिस तरीके से हमारे परमाणु जमे होते हैं उसी तरीके से आपको 20 तक परमाणु को याद करना है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियोन। उसके बाद नियोन के बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये हो गए 20 तक परमाणु। आपको 20 तक परमाणु अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले आवर्त सारणी की बात करते हैं। तो आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने होते हैं? कुल तत्व होते हैं 118, और इसमें 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग और 7 आवर्त। तो ये पहला आवर्त, सॉरी ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, और ये 16वां, और ये 17वां, और ये 18वां। ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे 5, 6, 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। वर्ग कितने होते हैं? 18। वर्ग हमेशा ऊर्ध्वाधर होते हैं और आवर्त कितने होते हैं? क्षैतिज, ऐसे। अभी हमें आवर्त सारणी की ट्रिक बतानी है संयोजकता को, तो कैसे याद करेंगे इसको? सबसे पहले आप याद रखोगे जो तत्व पहले वर्ग में आ रहे हैं उसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। उनकी संयोजकता सबकी कितनी होगी? 1। जो दूसरे वर्ग में आ रहे हैं उन सबकी संयोजकता 2। जो 13वें वर्ग में आ रहे हैं उनकी संयोजकता 3। 14वें वर्ग वालों की 4। अब आएगी 5। तो 4 से ज्यादा संयोजकता होती नहीं है, तो हम किससे घटा देते हैं? 8 से घटा देते हैं।
होती तो 5 है, बायतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, नाइट्रोजन और फास्फोरस में। तो हम 8 से घटाएंगे तो 8 माइनस 5 कितने हुए 3। तो इन सब की संयोजकता कितनी होगी 3, इनकी हो जाएगी 2, इनकी हो जाएगी 1 और इनकी कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरीके से आप 1 से लगाकर 20 तक परमाणु की संयोजकता ऐसे याद कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की संयोजकता 1। अभी हमने निकाली, देखो सोडियम की कितनी आई संयोजकता 1 आई, तो यहाँ पर भी 1। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कितनी आएगी 2। बोरॉन, एल्यूमिनियम की 3। कार्बन, सिलिकॉन की 4। नाइट्रोजन, फास्फोरस की संयोजकता 3। ऑक्सीजन और सल्फर की 2 संयोजकता। क्लोरीन, क्लोरीन की, इसमें 2 तत्व और याद रखोगे। क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और फिर आता है आयोडीन। इनके भी याद रखोगे, इन चारों की पूछी जाती है। उसके बाद ये अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि इनके सारे कक्षक भरे होते हैं। जैसे अभी हमने नियोन का निकाला तो बायतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 8 गया कितना आया 0। तो ऐसे इन सब की संयोजकता कितनी होती है 0 होती है। उसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है, बोरॉन और सिलिकॉन क्या है उपधातु है। इस बॉक्स के इस तरफ अधातु है सारी की सारी, और इस तरफ सारी की सारी धातु है, हाइड्रोजन को छोड़कर। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन एक गैस है, इसको हम धातु में नहीं गिनेंगे, तो इसको हम छोड़ेंगे। इसका मतलब बाकी जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये सारी क्या है धातु है। बोरॉन, सिलिकॉन उपधातु, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारी क्या है अधातु है, और इनकी ये संयोजकता है। आपको ये टेबल याद हुई कि नहीं हुई? एक बार अच्छे से देखोगे और इसको याद करने की कोशिश करोगे। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, पहले हम धातु की बात करते हैं। जितनी भी धातुएं होती है वो धनायन बनाती है। धनायन क्यों बनाती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है। जितनी भी धातुएं होती है वो सभी धनायन बनाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धनायन कैसे बनाती है? हमने पढ़ा है कि कोई भी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो इसका मतलब परमाणु का जो आवेश होगा वो नेट आवेश कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा उतना ही प्रोटॉन का आवेश होगा। इस वजह से परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। यदि हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वहां पर कौन सा आवेश बढ़ जाएगा? प्लस आवेश बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसका कौन सा आवेश बढ़ जाएगा? धन आवेश बढ़ जाएगा। इसीलिए वो क्या बनाएगा? धनायन। और ये काम अधिकतर कौन करता है? धातुएं करती है। जैसे और एक बात और याद रखोगे आप, धातु के पीछे नॉर्मली धातु जितनी भी होती है उनके पीछे क्या लगता है? ईएम लिखता है। ईएम ये एक वर्ड है, इसको याद रखोगे। जैसे लिथियम, सोडियम, जिनकी संयोजकता 1 है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, जिनकी संयोजकता 2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और जो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उसके ऊपर उतने ही धनायन आ जाएंगे। ये आप ध्यान रखोगे। ये लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस बेरिलियम, इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है, तो बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2। देखो इनकी संयोजकता कितनी है? +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, इन तीनों की संयोजकता कितनी? 1, इन तीनों की 2, इसकी 3, तो ये इनकी संयोजकता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और याद रखोगे आप। जैसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास लेड Pb+2, लेड
Fe+2, इसको हम फेरस बोलते हैं। Fe+3, इसको हम फेरिक बोलते हैं। जब +2 होगा आयरन तो फेरस, जब आयरन +3 पे होगा तब फेरिक। उसके बाद Ag+ सिल्वर और Cu+ क्यूप्रस और Cu+2, इसको हम क्यूप्रिक बोलेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी संयोजकताएं हैं, याद रखना। लेड की संयोजकता 2 होती है, फेरस की 2, फेरिक की 3, सिल्वर की 1, क्यूप्रस की 1 और क्यूप्रिक की कितनी 2। और ये क्या है, सारी धातुएं। धातुएं क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है, आप ये याद रखोगे। उसके बाद चौथा पॉइंट नंबर 4। अब अधातु के बारे में बात करते हैं। अधातुएं हमेशा ऋण आयन बनाती है। हमेशा ऋण आयन क्यों बनाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋण आयन बनाती है। अब अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करती है, क्योंकि अधातुओं का जो विद्युत ऋणात्मकता होती है अधातुओं की वो ज्यादा होती है, जबकि धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये किस में ज्यादा होती है, ये होती है अधातुओं में, और किस में कम होती है, धातुओं में। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है इसीलिए ये ग्रहण करती है, और ये इनकी कम होती है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो त्याग रही है इलेक्ट्रॉन, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर रहे हैं, अधातु है। तो धातु और अधातु ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और ये उन्हीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। जब दोनों ये काम कर रहे होंगे तब किसका निर्माण होगा, यौगिक का निर्माण होगा। तो इस तरह यौगिक का निर्माण होता है। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। आगे अधातु के पीछे एक वर्ड याद रखोगे, अधातु का आइड। पीछे हम क्या लगाते हैं, आइड। जैसे जिनकी संयोजकता 1 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सभी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और क्या बनाएंगे, ऋण आयन बनाएंगे। जैसे F- फ्लोराइड, पीछे क्या लगेगा, आइड लगेगा। Cl- क्लोराइड, वैसे तो क्लोरीन बोलते हैं लेकिन जब ये माइनस बनाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, फ्लोराइड। इसको ब्रोमाइड, इसको आयोडाइड, फिर ये ऑक्सीजन। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब ये पीछे क्या बन जाएगा, आइड। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, ये सल्फाइड, फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड, और ये फॉस्फाइड, 3। उसके बाद इसका मतलब ये कि इन सबकी संयोजकता कितनी, 1, इनकी कितनी 2 और इनकी 3, ये इनकी संयोजकता। तो यहां तक आपको समझ में आया। और ये भी आपको पता करना है कि यौगिक कैसे बनते हैं। तो जो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं उन्हीं को ग्रहण करता है अधातुएं, ग्रहण करके क्या बनाती है, यौगिक बनाते हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करती है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद ये पूरा जो चार्ट है वो आपको याद करना है। जैसे पहले जो ट्रिक है, आवर्त सारणी ट्रिक क्या है, इसमें 20 तक तत्व आपको याद करने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। जिस तरीके से ये तत्व आवर्त सारणी में लिखे होते हैं उसी तरीके से आपको याद करना है। बीच वाले को छोड़ना है, 3 से 12 तक उनको छोड़ना है, बीच वाले को याद नहीं करना। 1 से 20 तक कंटिन्यू ऐसे
याद करना है, हाइड्रोजन हीलियम, फिर उसके बाद लिथियम से नियोन तक, फिर पोटेशियम से सोडियम से आर्गन तक, फिर पोटेशियम और कैल्शियम। इनकी संयोजकता 1, इनकी 2, इनकी 3, इनकी 4, इनकी वापस 3 क्यों? वैसे तो बाध्यता कोष में कितने आएंगे? 5 आएंगे, लेकिन हम यदि किसी परमाणु की संयोजकता 4 से ज्यादा हो तो उसे 8 से घटा देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 8 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने संयोजकता को, और ये स्पेशल याद रखोगे, जैसे लेड की कितनी होती है? 2 होती है संयोजकता, फेरस की 2, फेरिक की 3, सिल्वर की 1, क्यूप्रस की 1, क्यूप्रिक की 2, ये आप याद रखोगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो आप। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है अपना बहु परमाणविक आयन। बहु परमाणुक आयन, इनके बिना यौगिक बनाना अधूरा काम है। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक यौगिक हमारे नहीं बन सकते। तो स्टार्ट करते हैं बहु परमाणुक आयन। तो कौन कौन से बहु परमाणुक आयन होते हैं वो मैं लिखता हूं। जैसे OH-, इसको हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। फिर है नाइट्रेट, NO3-, ये नाइट्रेट हो गया। फिर हो जाएगा अपने पास अमोनियम, NH4+, इसको हम अमोनियम बोलते हैं। फिर इसके बाद बाइकार्बोनेट, फिर बाइसल्फेट, तो इन सबकी संयोजकता कितनी है? सबकी 1 है। सबकी कितनी है? इसमें एक और याद रखोगे आप, MnO4-, इसको बोलते हैं परमैग्नेट। इस आयन को स्पेशल याद रखोगे, काम आएगा अपने। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट को NO3-, अमोनिया को NH4+, बाइकार्बोनेट को HCO3-, बाइसल्फेट को HSO4-, परमैग्नेट को MnO4-। इन सब की अब तक जितने भी हमने बहुपरमाणुक अणु लिखे हैं, ये बहुपरमाणुक अणु क्या होते हैं? जो दो परमाणु की एक ही संयोजकता, 2 या 2 से अधिक परमाणु की एक ही संयोजकता होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुपरमाणुक आयन। इनमें इन सब की संयोजकता कितनी है? देखो, इसकी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 और इसकी भी 1। तो इन सारों की क्या होगी? संयोजकता 1 हो गई। फिर उसके बाद सेकंड एक आएगा अपने पास कार्बोनेट, CO3-2। एक आएगा सल्फेट, SO4-2, इन दोनों की। और एक और याद रखोगे आप, डाइक्रोमेट आयन, इसका Cr2O7-2। इन तीनों की संयोजकता कितनी है? 2 है। और एक लास्ट बच गया है फॉस्फेट की कितनी होती है? PO4-3। इसकी संयोजकता होती है 3। इसकी संयोजकता 3। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। बहुपरमाणुक आयन, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, अमोनियम NH4+, बाइकार्बोनेट HCO3-, बाइसल्फेट HSO4-, परमैग्नेट MnO4-। इन सब की संयोजकता 1। फिर उसके बाद कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, डाइक्रोमेट
Cr2O7-2 और इनकी संयोजकता 2। फिर फॉस्फेट PO4-3 इनकी संयोजकता 3। तो ये आपको याद करने, एक तो ये धनायन और एक ये ऋणायन और एक ये बहु परमाणुक आयन। इसके आप एक बार अच्छे से नोटिस कर लो, इनको नोट कर लो अच्छे से, फिर हम यौगिक बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यौगिक। सबसे पहला यौगिक सोडियम क्लोराइड। सोडियम देखो, सोडियम कहां पर है, ये रहा Na सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड कौन सा है Cl, ये रहा, ये देखो। देखो क्लोराइड के पीछे क्या लगेगा, क्लोरीन के पीछे आइड माइनस, धातु के पीछे क्या लगता है Em लगता है, अधातु के पीछे क्या लगता है आइड लगता है। तो सोडियम और क्लोराइड, इसकी भी एक और इसकी भी एक। जब संयोजकता दोनों की समान होती है तो दोनों के जो परमाणु दोनों के परमाणु होते हैं उनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। दोनों की संयोजकता जब समान होगी तो दोनों के परमाणु को एज इट इज लिखना है। अगला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na, कार्बोनेट अभी लिखा था देखो, ये रहा कार्बोनेट, ये रहा CO3, ठीक है। सोडियम की होती है एक संयोजकता और CO3 की कितनी होती है, 2 संयोजकता। तो जब संयोजकता अलग अलग हो तो इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखनी है और इसकी संयोजकता इसके नीचे। ये 2 जो लिखा जाएगा वो सोडियम के नीचे लिखा जाएगा और एक को कभी लिखते नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ वो उसको ऐसे कैसे लिख दो। तो अपना सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3। अगला तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे सोडियम के NO, हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं अपन, OH। तो इसकी संयोजकता भी एक और इसकी भी एक। जब दोनों की संयोजकता समान होती है तो दोनों परमाणु को लिखना है डायरेक्ट, दोनों को ऐड करके लिख दो। अगला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसको मिटा देते हैं एक बार, फिर आगे लिखते हैं। इनको एक बार आप देख लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम इनकी संयोजकता 1, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, लेड की कितनी 2, फेरस की 2, फेरिक की 3, सिल्वर की 1, क्यूप्रस की 1, क्यूप्रिक की 2, फ्लोरीन फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड इनकी संयोजकता 1, ऑक्सीजन सल्फर की 2, नाइट्रोजन और फास्फोरस की 3। पहले लिखेंगे अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का होता है Mg और हाइड्रोक्साइड का होता है ये वाला हाइड्रोक्साइड OH। Mg की जो संयोजकता होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है 1। इनकी सबकी संयोजकता कितनी 1। तो जो एक संयोजकता होती है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 कैसे लिखेंगे अपन, Mg, अब ये 2 अगर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से OH2, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 लग रहा है वो केवल हाइड्रोजन के नीचे लग रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस संयोजकता को दोनों के नीचे लगाने के लिए होल स्क्वायर लगाते हैं। एक कोष्टक लगाएंगे फिर 2 लगाएंगे। इसको बोलेंगे कैसे, Mg होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2। फिर आगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। एल्यूमिनियम होता है Al, हाइड्रोक्साइड होता है OH। एल्यूमिनियम की संयोजकता अभी हमने देखी 3, हाइड्रोक्साइड की 1। इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे।
एल्यूमिनियम की संयोजकता एक लिखते नहीं है, OH के नीचे 3 लगाना है, तो दोनों परमाणु के नीचे लगाना है, इसलिए कोष्टक लगाएंगे अपन। तो एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस, OH होल थ्राइस। उसके बाद अगला अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम अभी बताया था NH4, और क्लोराइड को हम लिखते हैं Cl से। इसकी होती है कितनी संयोजकता? 1। क्लोराइड की भी 1। अमोनियम देखो ये रहा अमोनियम, ये रहा NH4 प्लस 1, तो इसकी NH4 और ये क्लोराइड को हम क्या लिखते हैं? Cl। तो इसकी संयोजकता और इसकी संयोजकता जब बराबर है तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे NH4Cl, NH4Cl। उसके बाद अगला लिखते हैं अपन, अमोनियम हो गया। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का होता है Na और बाइकार्बोनेट को हम क्या लिखते हैं? HCO3। इसकी संयोजकता 1 और इसकी भी कितनी? 1। ये रहा बाइकार्बोनेट, इसकी संयोजकता कितनी? 1। सोडियम की तो 1 ही होती है, पहले वर्ग में आता है ये। तो जब दोनों की 1 होती है तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? NaHCO3। ये किसका हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। उसके बाद अगला चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम को हम Cl से लिखाते हैं, ऑक्साइड का क्या लगता है? -2, यानी कि इसकी तो होती है 2 और इसकी भी, ये दूसरे वर्ग में आता है और ये 16वें वर्ग में आता है, तो 2 यानी कि इसीलिए हम जब इसका सूत्र लिखेंगे तो दोनों की संयोजकता समान है, इसीलिए कैल्शियम और ऑक्सीजन डायरेक्ट लिखेंगे, नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। जब समान हो तो संयोजकता बराबर हो तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, उसको फॉर्मूले को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद हम इधर से बिठा देते हैं। ये सारे क्या है? यौगिक है। इस तरीके से आप एक बार अगर संयोजकता क्लियर हो जाएगी आपकी तो किसी भी प्रकार का यौगिक आप बना सकते हो। आगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम Ca, कार्बोनेट CO3। कैल्शियम आता है सेकंड वर्ग में, तो 2 कार्बोनेट देखो ये रहा, इसकी कितनी? 2। समान है इसीलिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? CaCO3। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH। इसकी संयोजकता 2 और हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है? 1 होती है, इसीलिए क्या करेंगे? कैल्शियम को की संयोजकता 1, हाइड्रोक्साइड की 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम OH होल ट्वाइस। ये जो 2 संयोजकता है वो दोनों परमाणु के नीचे लगेगी, इसीलिए हम कोष्टक लगा के लिखेंगे। अगला इनको बिठा दूं। इसके बाद अपना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम के डाइक्रोमेट, यहाँ पर लिखा है देखो डाइक्रोमेट Cr2O7। इसकी संयोजकता कितनी? 2। पोटेशियम की कितनी? 1। पहले वर्ग में आता है इसलिए 1, तो इसकी संयोजकता इसके नीचे और इनकी संयोजकता इसके नीचे। पोटेशियम के नीचे आ जाएगा 2, तो K2, और 1 को हम लिखते नहीं है तो इसीलिए Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? K2Cr2O7। उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है? K पर मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर लिखा पर मैग्नेट MnO4, इसकी संयोजकता 1, इसकी भी 1, दोनों की सेम है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा?
KMnO4। और KMnO4 को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। उसके बाद आगे है लेड नाइट्रेट। लेड को हम बोलते हैं Pb और नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं? NO3-। ये रहा नाइट्रेट। इसकी संयोजकता होती है 2 और इसकी होती है 1। तो इसकी संयोजकता तो इसके नीचे चली जाएगी और इसकी इसके नीचे। लेड हो जाएगा Pb, 1 को लिखते नहीं है और ये 2 परमाणु है इसीलिए इसको हम कोष्टक में लिखेंगे इस तरीके से, PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3। Ag की 1 संयोजकता और NO3 की भी, नाइट्रेट की भी कितनी संयोजकता? 1। इसीलिए जब दोनों की संयोजकता समान है तो हम नाइट्रेट लिखेंगे AgNO3। तो अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यौगिक किस तरीके से बन रहे हैं। जब तक आपको संयोजकता के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप यौगिक नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप पहले संयोजकता के बारे में समझे अच्छे से, धनायन और ऋणायन उनके बारे में जाने, फिर उसके बाद बहुपरमाणुक आयन इनको थोड़ा सा याद करें, फिर उसके बाद आप यौगिक कोई सा भी, केमिस्ट्री का कोई सा भी यौगिक आप बना सकते हो। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद, थैंक यू।